हेलो हाय नमस्कार प्रणाम स्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाय वड़कम जय जिनेंद्र जय झूलेलाल जय श्री कृष्णा जय श्री राम। मैं हूं शुभाशीष मोहित्रा, आपका होस्ट और आपका दोस्त एंड वेलकम टू अवर शो रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ, पावर्ड बाय नंदनम मिल्क प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय ऑल इन वन प्रोडक्शन, फोटोग्राफी पार्टनर शिवम पटनवर फोटोग्राफी एंड डिजिटल पार्टनर शैडो मीडिया सॉल्यूशन। कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और जब ये तीनों मिल जाए तो आपको हर जगह सम्मान देती है। और इसी ही सम्मान के साथ आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो शिक्षा के माध्यम से प्रदेश को हर क्षेत्र में गौरवान्वित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रिस्पेक्टेड गौरव शुक्ला जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले हमारे टॉक शो रूबरू आपके अपनों के साथ शुभाशीष के साथ। सर, डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी जो नाम ही काफी है मैं कहूँगा, और उसका एक टैगलाइन है सर बी द चेंज। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है सर, ये बी द चेंज जो बात है? देखिए, दुनिया जो है वो परिवर्तनशील है जी, किसी स्टैग्नेंट नहीं है। आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको परिवर्तनशील होना पड़ेगा और समय के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो जो हम बी द चेंज की बात करते हैं तो ये है कि हम लीडर बनाने की बात करते हैं, क्योंकि आप समाज को एक दिशा में लेकर के जाए। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप भविष्य हैं इस देश की, इस शहर के, इस प्रदेश की, तो आपको वो चेंजेस लेते हुए अपने समाज को एक दिशा देना है। तो ये है, जैसे हमारा बच्चे जो होते हैं वो पढ़ के निकलते हैं तो हम बोलते हैं रेडी टू वर्क, राइट। तो वो रेडी टू वर्क होते हैं, उन्हें उतनी स्किल उतनी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो उन्हें इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, इतना ज्ञान दिया जाता है, इतना नॉलेज दिया जाता है कि वो एक चेंज करते हुए, समाज को भी बदलते हुए एक नए दिशा की ओर लेकर के जाए। निश्चित तौर से सर, जैसा कि आपने परिवर्तन के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं मैं भी यही कहता हूँ कि कहते हैं आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आविष्कार के साथ साथ परिवर्तन और आवश्यकता ये दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी उच्च शिक्षा की जो डिग्री है, तो डॉक्टर सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्यों एक बेहतर विकल्प है? देखिए, हम एक आदिवासी बहुल एरिया से आते हैं जी, और वहाँ पे उच्च शिक्षा में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से हमने पूरा पलायन रोका, जो बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए जी, तो वो हमने रोका। साथ में हमने वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, राइट। सबसे अच्छी लैबें मैं कहूँगा कि हमारे पास हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय का बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का। लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी है और 50,000 से ज़्यादा किताबें हैं और सभी वर्क, सारे डिसिप्लिन्स को भी हम कवर करते हैं। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी, बहुत शानदार कंप्यूटर लैब हमने बना रखा है, जिसमें हम ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिशन, उनके सबसे बड़े केंद्र डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के रूप में रहे। इसके साथ साथ सारे डिसिप्लिन में हमारे पास स्किल्ड फैकल्टी भी है और सारे विभाग हमारे पास हैं। सबसे अच्छी प्लेसमेंट हम देते हैं। साथ में हम AIU के मेंबर भी हैं, तो हर साल AIU की कंपटीशन में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, हम खेलों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास स्किल के भी कोर्सेज हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में हम भारत सरकार के साथ हम स्किल पार्टनर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, चारों क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां डॉक्टर सी.वी. रमन विश्वविद्यालय को मिली हुई हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। हमारे पास रेडियो स्टेशन भी एक था जी, तो जिन बच्चों को जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में है तो उनको वहीं पर ट्रेनिंग भी मिल जाती है। तो लगभग हम हर एरिया में विश्वविद्यालय काम कर रहा है और उस एरिया के सभी बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छा प्लेसमेंट भी दे रहा है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 100 के आसपास कंपनियां हमारे पास आई थी, जिसमें से मैक्सिमम कंपनियां जो थी वो मल्टीनेशनल कंपनियां थी और 10 लाख से ऊपर पैकेज में बच्चे हमारे यहाँ पे प्लेस हुए थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा विकल्प के रूप में हम सामने हैं।
निश्चित तौर से सर, और कहीं ना कहीं ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, एक ही ये छत में, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हर तरह के कोर्सेज और सेवाएं बच्चों को प्रदान कर रहे हैं और उनका भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हम समझते हैं। और सर, बतौर शिक्षाविद होने के नाते आपको प्रदेश के, देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको क्या कमी नजर आती है और किस तरह के इसमें बदलाव किए जाने चाहिए, एक शिक्षाविद होने के नाते हम जानना चाहते हैं। कमी तो मैं नहीं कहूँगा सुभाषिस जी। कमी तो नहीं जी लगातार हम नई शिक्षा पद्धति अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बिल्कुल। जो लेटेस्ट जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, हम वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे उसको ले रहे हैं, चाहे वो स्किल हो या चाहे कन्वेंशनल कोर्सेज हो। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार की कमी है। हम पूरा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो जो दिशा है वो सही है। जो ज़रूरत है वो समय के साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की है कि हम कहीं पीछे ना हो जाएं। आज दुनिया कहाँ पर है और जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से इनोवेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से रिसर्च की जा रही है, वो रिसर्च भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी प्रकार से कमी है। बस ज़रूरत है तो हमें स्टार्टअप्स की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके, लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, कुछ कंपनियां आएँ और जो है रोज़गार दें। तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी हम शिक्षा की बात करें तो हम लगातार पूरे विश्व के साथ, पूरे भारत के साथ, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसके साथ चल रहे हैं। और सर, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग जो है, ऐसा क्यों होता है कि वो अपने शहर के क्षेत्र को छोड़कर वो दूसरे मेट्रो सिटीज पर जाकर एजुकेशन लेना पसंद करता है? इसमें क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, होता रहा है। मैंने भी शिक्षा बाहर से ली है। जी। जब आपको अपने जगह पे शिक्षा नहीं मिल पाती जैसा आप चाहते हैं जी, तो फिर आप बाहर जाते हैं। डेफिनेटली मेट्रो शहर की बात करें या बड़े शहर की बात करें तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो लोग वहाँ जाते हैं। हमने वो धारणाएं चेंज की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, हमने पलायन रोका है। जो लोग बाहर पढ़ने जाते थे वो सारी फैसिलिटी आज हम डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में अपने कैंपस में दी गई। तो हमने बहुत कुछ तो ये हमने रोका है और आगे भी ये कोशिश रहेगी कि हम उन्हें, किसी को भी बाहर न जाना पड़े और अच्छे से अच्छे शिक्षा हम विश्वविद्यालय में। निश्चित तौर से सर, यह जो बी द चेंज का जो फॉर्मूला, जो लॉजिक है, बिल्कुल वो मैजिक की तरह काम कर रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। कहते हैं सर कि वातावरण यदि आपके अनुकूल ना हो तो आप वातावरण के अनुकूल हो जाए। और जिस तरह की अभी कोरोना जैसे संक्रमण की समस्या पूरे प्रदेश, देश में चल रही है, तो सर इस प्रतिकूल परिस्थिति में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली को अनुकूल बना रहे हैं और किस तरह के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हम सीवी रमन यूनिवर्सिटी अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही जी नई टेक्नोलॉजी और उस पर लगातार काम करते रहा है। जी। तो मुझे याद है लॉकडाउन के 5 दिन बाद ही हमने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं शुरू कर दी थी। ग्रेट। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय के पास पहले से ही था। हम लगातार टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे हैं। हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी 30 साल से ज़्यादा हो गया उसे काम करते हुए। और जो गांव-गांव में जो कंप्यूटर शिक्षा पहुंची है तो वो आईसेक्ट ने ही पहुंचाया जी। तो उसका फ़ायदा हमें मिला। और हम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जो है बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े ऑनलाइन केंद्र रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स हम लेते रहे हैं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो या एम्स का एग्जाम हो जी, या जितनी बड़ी भी कंपटीशन एग्जाम होते रहे जी, उसके सबसे बड़े केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय काम करता रहा है। लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो हमारी पूरी फैकल्टी रेडी थी, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेडी थे और हमने तुरंत ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करने वाले हम पहले विश्वविद्यालय थे छत्तीसगढ़ के और सबसे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत किया। इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन वेबिनार्स भी कराए विभिन्न विषयों पर, साथ में वर्कशॉप्स भी कराए, हमने सेमिनार कराए, बहुत सारे शिक्षाविदों के गेस्ट लेक्चर्स भी कराए। तो न केवल भारत से बल्कि हमने इंटरनेशनल वर्कशॉप भी कराए, इंटरनेशनल सेमिनार्स भी कराए। तो हमने सबसे पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग किया।
इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात रही है कि हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और वो भी इस टेक्नोलॉजी से अवेयर थे, और सारे बच्चों ने लगभग पार्टिसिपेट किया, और हम बहुत जल्दी हम ऑनलाइन एग्जाम्स भी फाइनल ईयर का लेने वाले हैं। और सर मैं इसी से संबंधित जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस और जो एक लाइव क्लासेस जब हम करते हैं फेस टू फेस, उसमें क्या अंतर आप देखते हैं सर? देखिए अंतर तो बहुत अंतर तो है। आप जब क्लास में होते हैं तो आप फिजिकली आप टीचर को सामने देख पाते हैं, आप फील कर पाते हैं। जब ऑनलाइन होता है तो आप अलग अलग बैठे होते हैं और दूर से पढ़ते हैं। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं और दोनों के थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। ऑनलाइन की मैं बात करूं तो आप बहुत सारे टूल्स यूज़ कर पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप चूँकि आप किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन करते हैं तो आप उसमें पीपीटी भी दिखा सकते हैं, आप वीडियोस दिखा सकते हैं, आप ई कंटेंट जो है बच्चों को बहुत आसानी से दे सकते हैं। जबकि जब ऑफलाइन में होते हैं तो फिर आपको ब्लैक बोर्ड और वही उपयोग करना होता है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती है। तो मैं इस कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि अगर हम देखें विश्वविद्यालय ने भी अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और टेक्नोलॉजी से अवेयर हुए। हम सब कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत रिच हैं, हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये समस्या आई, कितने सारे विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस ली, ये तुरंत समझ में आ गया। तो हम ऑनलाइन का थोड़ा ही उपयोग करते रहे हैं पहले भी, लेकिन इस महामारी से ये हुआ कि अब हमें समय के साथ बदलाव लाना है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, थोड़ी सी बस जो फील की बात आती है कि हम क्लासरूम में रह के फील, बिल्कुल वही बस दूर होता है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारा टूल्स होता है, बहुत सारी टेक्निक होती है, आप नेट से तुरंत जुड़े होते हैं, आप तुरंत ई कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते ही आप उसको देख सकते हैं। तो फ़ायदे मुझे लगता है बहुत सारा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं तो एक ही टीचर से आप जो है इंटरेक्ट होते हैं, और वो लोकल होता है या बाहर से जब कोई टीचर आता है तब। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो कहीं से भी जो है टीचर आपको अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो भारत का हो या फॉरेन से आपको टीचर मिल जाते हैं, इंडस्ट्री से आपको टीचर मिल जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं। तो वर्ल्ड जो है वो पूरा खुल जाता है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पे जाते हैं तो पूरी दुनिया फिर आपके उस लैपटॉप पे या मोबाइल पे सिमट के आ जाती है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। निश्चित तौर से सर, और कहीं ना कहीं ये कहना भी बिल्कुल जायज़ है कि समय हर समय को बदल देगा, बस उस समय को थोड़ा समय दे देना। और सर बचपन से जुड़ी मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूँ एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण के माध्यम से। सर हर एक बच्चा अपनी स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत शरारतें करता है, तो आपकी भी कोई स्कूल या कॉलेज लाइफ की शरारतें जिसे आज भी आप सोचकर मुस्कुरा देते हो? ज़्यादा शरारतें तो नहीं की हम लोगों ने, मतलब मेरा बैच ही बहुत इनोसेंट बैच था जी। और हम लोग ज़्यादातर खेल कूद ही करते रहते थे, बहुत ही कम ऐसी शरारत की, अच्छे स्टूडेंट्स में थे हम लोग। एक बार एक घटना मुझे याद है कि 9th या 10th में था, शायद 10th में था, और हमें मूवी देखने जाना था जी। तो हमने अपने सेक्शन के सभी बच्चों की तो भी बोल दिया था कि छुट्टी हो गई, और सारे लोग स्कूल छोड़ करके चले गए। फिर हमने जाके टीचर को बोला, सर सब चले गए, हम लोग 2 लोग बचे हैं बस। अच्छा। तो हमें छुट्टी दे दीजिए। तो इस तरीके से हमने पूरे स्कूल की छुट्टी करा दी थी, सभी लोगों को स्कूल में बोल दिया था कि छुट्टी हो गई, कुछ काम आ गया ऐसे करके। तो लंच के बाद का पूरा लेक्चर हम लोगों ने बंद किया। सर जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पूरा प्रदेश और पूरा देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सर हम जानना चाहते हैं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस है वो शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, या कितना प्रभावित शिक्षा हुआ है? ये प्रभावित तो हुआ है, न केवल शिक्षा जगत, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे सेक्टर को कोविड ने प्रभावित किया है। पूरी दुनिया ही 3 महीने के लिए रुक गई थी, तो ऑब्वियसली शिक्षा भी उसमें से एक सेक्टर रहा है जो बहुत प्रभावित हुआ है। हालांकि मैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जहाँ पर आप क्लासरूम टीचिंग से बाहर आते हैं और ऑनलाइन की ओर जाते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन आते हैं तो पूरी दुनिया फिर आपके साथ हो जाती है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों को आप अपने साथ ले सकते हैं, और आप कहीं पर भी हों
आपको शिक्षा मिल सकती है अगर आपको टेक्नोलॉजी मालूम है। ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप नहीं है। आज भी नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ डिफ़िकल्टी स्टार्ट होती है। और चूँकि कोविड-19 जो महामारी आई है वो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेवलप्ड जगह नहीं होगी, जहाँ पर भी जो फैसिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो ये अगर हम देखें तो डेफिनेटली प्रभावित कर रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप पॉजिटिव चीज़ें लेकर के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पॉजिटिव चीज़ों को इतना कर दें कि नेगेटिव जो है वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों ने पढ़ाई की। और मुझे लगता है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी ये काम किया। छत्तीसगढ़ में हमने शुरुआत की और आगे भी ये बनी रहेगी। अभी हम ये भी नहीं जानते कि ये जो महामारी है वो कब जाएगी। अभी तो वैक्सीन भी नहीं बना है और आने वाले समय में कब बनेगा कोई नहीं जी। तो हमको इस न्यू लाइफ जो नया जो है न्यू नॉर्मल जिसको आज की डेट में सब बोल रहे हैं, वो न्यू नॉर्मल यही है कि आपको मिक्स होकर के चलना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी है और आपको विदाउट टेक्नोलॉजी भी रहना है। तो इसको मिक्स करते हुए चलना है और ये जो सेशन है वो भी हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चलना है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप घर बैठे आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज़, ये हम लोग बोला करते हैं। तो इसको अगर देखें तो डेफिनेटली जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। निश्चित तौर से सर, जैसे कि आपने इस समाधान के बारे में बताया, लेकिन सर कहा जाता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास हर समस्या का समाधान है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो छोटे स्कूल्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें काफ़ी प्रभाव पड़ा है सर, और उनकी मांग यही है कि कोचिंग सेंटर को जल्द से जल्द खोला जाए। जो कॉलेजेस हैं उनकी भी मांग है कि खोला जाए। तो आप कितना समर्थन करते हैं एक व्यक्तिगत तौर पर भी और एक पेशेगत तौर होने के नाते? देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नो डाउट अभी सोशल गैदरिंग में डेफिनेटली दिक्कत तो है जी। आज हम बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी क्राउडेड एरिया है वो नहीं होना चाहिए। नो डाउट हम अगर बात करें स्कूल्स की, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी, और बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो रोकना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आप अगर ज़िंदगी रहेगी तो आप डेफिनेटली आके शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा दिन तक बीमारी नहीं रहने वाली। हम सब एजुकेटेड हैं, मेडिकल साइंस बहुत इस पर रिसर्च भी कर रहा है, तो डेफिनेटली वैक्सीन या इसकी दवा कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। परमानेंट इलाज ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दवा ज़रूर आ जाएगी जो इसका इफ़ेक्ट कम कर देगी। तो स्कूल नो डाउट बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ये। तो हम कोई बात नहीं, हम एक सेशन में थोड़ा देर से चालू हो जाएंगे। कोचिंग क्लास की भी अगर मैं बात करूं तो आपके कंपटीशन एग्जाम्स अभी हो नहीं रहे जी, जो नहीं हो रहे। राइट। अपॉर्चुनिटी अभी सारे सेक्टर्स चूँकि अभी डाउन चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट भी नहीं चल रहा है। तो जिस तरीके से स्कूल का सेशन या कॉलेज का सेशन 3 महीने दूर हो रहा है, वैसे कोचिंग क्लास का भी सेशन 3 महीने दूर हो जाएगा। हम तभी कोचिंग क्लास या स्कूल कॉलेजेस ओपन करें जब हमें लगे कि हाँ, हम इसकी वैक्सीन आ गई है या जो इसका इफ़ेक्ट है कोविड-19 का वो कम हो गया है जी, और इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम अच्छा करने जा रहे हैं कि हम किसी को शिक्षा देने जा रहे हैं, किसी का ज्ञान बढ़ाने जा रहे हैं, और साथ में अगर बीमारी भी फैल गई तो ये ज़्यादा अज्ञानता वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पेशेंसली इसको समझना चाहिए और इस बीमारी को और कम जब हो जाए, जब इसका इफेक्ट पूरा कम हो जाए तभी हमें ओपन करना चाहिए। तब तक हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। सर जैसा कि एक चीज़ आपसे बातचीत करने के दौरान पता चली कि हर नकारात्मक चीज़ों में आप सकारात्मक ही चीज़ आप देखते हो, और कहीं ना कहीं मुझे वो एक स्टोरी सर थॉमस अल्बर्ट एडिसन की याद आती है कि जब उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप तो 999 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, तो ये कहाँ की आपकी सफलता हुई? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं मानता हूँ कि मैं 999 बार फेल हुआ हूँ बल्ब बनाने में,
लेकिन वो 1000वां ही एक ऐसा तरीका है जिससे बल्ब बन सकता है। तो उनकी झलक कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से सकारात्मक बातें आप साझा कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये जो दर्शक देखेंगे उनके लिए काफ़ी ही रोचक और काफ़ी ही सीखने जैसा ये होगा। सर, वर्तमान दौर में आज हर एक युवा या मैं कहूँ अभिभावक का ये सवाल है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आप क्या अंतर देखते हैं या क्या अंतर होता है? और साथ ही साथ ऐसा क्यों है कि सर कि गवर्नमेंट स्कूल खराब लेकिन उसी तरफ गवर्नमेंट कॉलेज सर्वश्रेष्ठ? मुझे अंतर तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, और मैं कंपेयर करने में बिलीव भी नहीं करता। जी। हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी को कितना अच्छा दे पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो किस जगह पर पूरी हो रही है। जी। और एज ए शिक्षाविद या फिर विश्वविद्यालय के रूप में अगर मैं देखूँ तो हम ये देखते हैं कि हम कितना अच्छा बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ, कितनी अच्छी शिक्षा हम उन्हें दे पाएँ, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हम उन्हें दे पाएँ, कितने अच्छे विषय विशेषज्ञों को, टीचरों को बुला करके उनकी क्लासेस ली जाए। ये मैं देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि हमारे पास क्या कमी है। जो कमी होती है हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, ये एक्चुअली हमारा परसेप्शन होता है। बिल्कुल। ये हम सबका परसेप्शन है कि हम मान लेते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ अच्छी होती है, ये नज़रिया होता है। और आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपने एरिया सेलेक्ट करना होता है कि मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, मैं इस सेक्टर में जाऊँगा तो मुझे इस जगह पे पढ़ाई करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि वो कैसे देखता है किसी चीज़ को। और कॉलेज या मैनेजमेंट के रूप में अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे बेहतर से बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सुविधा जो है बच्चों को दे पाएँ, बेहतर से बेहतर शिक्षा हम दे पाएँ, ताकि वो न केवल अपना बल्कि इंस्टीट्यूशन का भी नाम रोशन करें। सर, बतौर शिक्षाविद होने के नाते आप प्रदेश के, देश के और आपके जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी भी जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक शिक्षाविद होने के नाते भी और एक व्यक्तिगत तौर पर भी, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, अभी मैं यही बोलना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, सारे युवा वर्ग को, कि आज जो महामारी है, जो आज हम जिस कोविड-19 से पूरा न केवल भारत, न केवल बिलासपुर, न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरा विश्व जो है आज इस परेशानियों से जूझ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले तो अपने आप को सेव करें, अपनी सोसाइटी को सेव करें, अपने घर वालों को सेव करें, क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए ये बीमारी है। तो हमें तो बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस रहिए। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, आप उसे फॉलो कीजिए। सोशल गैदरिंग से हम बचें और इस महामारी को फैलने से हमारा रोकने में जितना ज़्यादा योगदान होगा उतना अच्छा होगा। कैरियर की चिंता बिल्कुल अभी ना करें, क्योंकि वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब तक भी ये है वो सभी के लिए है। तो सभी की लाइफ जो है अभी रुकी हुई है। तो इसके बिल्कुल भी इससे ना घबराएं। हमारा सेशन जरूर कुछ समय लेट होगा, लेकिन अगर जान रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली आगे हम उसको अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कुछ समय का ही लॉस होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम हड़बड़ाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, निकलेंगे बाहर, तो शायद हम कहीं ना कहीं पे उस महामारी को फैलने में और मदद करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी युवा वर्ग को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस से काम करना चाहिए और इस महामारी को ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीनों में इसका असर बहुत कम हो जाएगा और हम वापस से ये हम सब के एफर्ट से सामान्य जनजीवन में हम लोग लौट आएंगे। सर, एक प्रश्न, ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप काफ़ी आप सरल और सहज स्वभाव के और काफ़ी मिलनसार, इसके पीछे क्या राज है सर? इसमें आपकी सहजता है कि आपको मैं सरल और वो लग रहा हूँ।
नेचुरल है। आप कोई इसमें वो नहीं है, आप हम सबका एक स्वभाव होता है जी और जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते बिल्कुल। हैं तो फिर आपको समाज के साथ जुड़ करके कार्य करना पड़ता है। बस मैं वही करता हूँ और हम लोगों को से अच्छे से बातें करते हैं, मिलते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपको लोग इस नाम से जाने कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। बाकी जो स्वभाव होता है वो आई थिंक इट्स नेचुरल, इट कम्स ऑटोमेटिकली बिल्कुल। इनटू योर नेचर। तो मुझे लगता है कि इसमें भगवान की कृपा है बिल्कुल सर कि बिल्कुल। उन्होंने ये ऐसा स्वभाव दिया। निश्चित तौर से सर, आपका जो स्वभाव, जिस तरीके से आपके बात करने का तरीका को, जिस तरीके से आप बड़े ही कम शब्दों में संदेश दे जाते हैं जो आप देना चाहते हैं, और हमें काफ़ी, हम फिर से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस टॉक शो में अपने अनुभव और अपने शिक्षा और अपनी उपलब्धियों विश्वविद्यालय से हमसे साझा किया। तो ये थे सरल, सहज और मृदभाषी डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रिस्पेक्टेड गौरव शुक्ला जी। बहुत जल्द आप सभी से फिर मुलाकात होगी, सिर्फ और सिर्फ BCC न्यूज़ पर, ओनली ऑन रूबरू आपके अपनों के साथ, शुभाशीष के साथ, पावर्ड बाय नंदना मिल्क, प्योर मिल्क फॉर हेल्दी फैमिली, सपोर्टेड बाय ऑल इन वन प्रोडक्शन, फोटोग्राफी पार्टनर शिवम पटनवार फोटोग्राफी एंड डिजिटल पार्टनर शेडो मीडिया सॉल्यूशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।